हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद शशि में। मैं शशि मैम एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये हमारा यूपीटीटी 2022 की परीक्षा को लेकर है। जैसा आप सभी को पता है कि जो 28 नवंबर वाली परीक्षा कैंसिल हो गई थी, 23 जनवरी को आप सभी का यूपी टेट का एग्ज़ाम है। तो आज हम उसी के उद्देश्य से आज की हमने ये क्लास रखी है, जिसमें अति संभावित प्रश्नों की व्याख्या होगी, जो आप में हिंदी में भी आ सकते हैं तथा संस्कृत में भी आ सकते हैं, दोनों सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे जो हिंदी हो या संस्कृत हो, ये हमारी लैंग्वेज हैं, भाषाएं हैं हमारी। और ये जो भाषा है ये बनी कैसे, इनकी जो मूलभूत इकाई है वो क्या है। तो किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई ध्वनि होती है, और ध्वनि भी किससे मिलकर बनती है, तो वर्णों से बनती है। इसलिए हम जो शुरुआत है वो वर्ण से करेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। ये जो वर्ण हैं, वर्ण का मतलब होता है वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े या खंड ना किए जा सके, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सकें, जैसे का हो गया, खा हो गया आदि। ऐसे सभी जितने भी हमारे वर्ण होते हैं इनके और अधिक क्या किए जा टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ये वर्ण कहलाते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों का व्यवस्थित जो क्रम होता है उसी को हम लोग वर्णमाला के नाम से जानते हैं, अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। संस्कृत और हिंदी में वर्णों की संख्या लगभग सेम ही है। तो ये हैं हमारे वर्ण। अब हम देखते हैं कि वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार, कम शब्दों में हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने के पूरा हमारा जो आज का फोकस है ये एग्ज़ाम पे है, इसलिए हम आपको आज उतना ही बताएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादा डिटेल में हम परीक्षा के बाद पढ़ेंगे। तो जो वर्ण होते हैं ये हमारे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है स्वर तथा दूसरा जो हमारा है ये होते हैं व्यंजन। पहले क्या होते हैं, स्वर होते हैं तथा व्यंजन। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन, यानी दो भागों में बांटा गया है। स्वर किसे कहते हैं, संस्कृत में इनको कहा गया है कि स्वयं राजते इति स्वरा। स्वयं राजते इति स्वरा, अर्थात जो स्वयं से ही उच्चरित होते हैं। इनको उच्चारण होने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी अन्य वर्ण या अक्षर की ज़रूरत इनको नहीं पड़ती है, इसलिए इनको क्या कहा गया है, स्वर कहा गया है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार, जो स्वरों के प्रकार हैं तो स्वर हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर तथा तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जिनमें छोटी मात्रा होती है उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, अर्थात जिनको बोलने में थोड़ा समय लगता है उनको क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, दो मात्राएं होती हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत क्या होता है, इसमें दो से अधिक मात्राएं होती हैं, तीन। लेकिन इनका जो यूज है ये बोलचाल की भाषा में नहीं किया जाता, इनका यूज वेदों में ही किया जाता है। ह्रस्व स्वर के हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। अगर ट्रिक के माध्यम से हम समझे इसको, तो ह्रस्व स्वर में एक मात्रा, दीर्घ स्वर में दो मात्रा और प्लुत स्वर में तीन मात्रा। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटा आ,
छोटी ई, छोटा ऊ और रे, ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में देख लेते हैं। दीर्घ स्वर में हमारा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ये री, बड़ी री होती है, तथा आए, ओ आदि ये स्वर जो होते हैं इसमें हमारे आते हैं। औ भी आ जाता है, इसी में ओ भी आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने इतने लिख दिए हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जो छोटे होते हैं, अर्थात जिनकी छोटी मात्रा, एक मात्रा हमारे ह्रस्व स्वर है, दो मात्राएं हैं, ये हमारे क्या है? दीर्घ स्वर हैं। तथा जो हमारा प्लुत स्वर है इसमें 3 मात्रा होती हैं। इसका एक उदाहरण है, जैसे हम लोग लिखते हैं ओम, ओम, ओम लिखते हैं ना, इसको बोलने में कितना समय लगता है? बोलते ओम, 2 से अधिक समय लग रहा है, इसलिए क्या है? ये प्लुत स्वर है। इसका जो यूज है वेदों में किया जाता है, साधारण बोलचाल की भाषा में इसका यूज नहीं होता है। लेकिन जब हम किसी को आवाज़ देते हैं, जोर से आवाज़ देते हैं, तो देखा जाए तो हम 3 मात्राओं का यूज भी करते हैं, क्योंकि उसको लंबा खींचते हैं ना। कोई भी अगर हमारा शब्द है, किसी का नाम है, उसको थोड़ा सा हम लंबा खींचते हैं तो वो हमारा प्लुत स्वर की श्रेणी में आ जाता है। अब देखते हैं कि हम व्यंजन क्या होते हैं। जो ये व्यंजन है ये इन पे डिपेंड होते हैं। बिना स्वरों की सहायता से इनको उच्चारित नहीं किया जा सकता है। उच्चारण के लिए, उच्चारित होने के लिए स्वरों की सहायता लेते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि स्वरों की सहायता से ही उच्चारित होते हैं। ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण स्वयं से नहीं हो सकता है, स्वर की सहायता से होता है, वो हमारे वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? तो हम व्यंजन के प्रकार देख लेते हैं। जो व्यंजन है इसके प्रकार देख लेते हैं, कितने होते हैं। व्यंजन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा हो गया स्पर्श व्यंजन। कौन से? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हो गए। दूसरे जो हमारे हैं वो हमारे अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन हैं? अंतस्थ व्यंजन। और तीसरे हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तथा जो चौथे हैं हमारे वो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। व्यंजनों का जो डिवीजन है वो कितने प्रकार से हुआ है? 4 प्रकार से हुआ। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? हमारे अक्षर आते हैं। स्पर्श का मतलब क्या होता है? जिनको बोलने में जो हमारे जिह्वा है ये तालु को स्पर्श करती है, दंत को स्पर्श करती है, ओष्ठ को स्पर्श करती है, मूर्धा को स्पर्श करती है। इस आधार पर इनको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन। स्पर्श जो व्यंजन है इनकी जो संख्या होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है ये 25 होती है, जिसमें का से लेकर माँ तक के व्यंजन आते हैं, व्यंजन आते हैं। का से लेकर माँ तक यानी का वर्ग। का वर्ग मतलब काखा गघा अंगा, चाछा जझा इया, टाठा डाढ़ा अड़ा, ताथा दाधा ना तथा पाफा बाभा माँ। का से लेकर के माँ तक के जो हमारे वर्ण होते हैं वो किस व्यंजन की श्रेणी में आते हैं? स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या है ये 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या है ये 4 होती है। या, रा, ला, वा, ये जो 4 हैं हमारे ये अंतस्थ व्यंजन हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से आते हैं? सा, खा, शा, हा। इसको खा बोलते हैं लोग, लेकिन ये सा ही होता है। ये हमारा तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा है और ये दंती सा है। अभी जब हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो हम इनको देखेंगे। और ये है हमारा हा। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन जो है ये 2 वर्णों, 2 व्यंजनों के योग
बनने वाले व्यंजन। दो व्यंजनों के योग से बनने वाले जो व्यंजन होते हैं कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे का प्लस सा, और इसमें हम क्या करते हैं, छोटा आ मिल जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, छा बन जाता है। जा और प्लस इया, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, ये मिलकर के या बना देते हैं। ता और प्लस रा प्लस आ मिलकर के क्या बन जाता है, त्रा बन जाता है। जब हम अपनी वर्णमाला पढ़ते हैं ना तो छ त्र ज्ञा पढ़ते हैं ना, तो ये जो 3 वर्ण हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में या संस्कृत वर्णमाला में कहिए आप, तो ये कौन से व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं? संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। का और सा को मिला करके क्या बना है, हमारा छा बना है। जा और इया को मिला करके क्या बना है, हमारा ज्ञा बना है। ता और रा को मिला करके क्या बना है, त्रा बना है। एक वर्ण हम लोग और देखते हैं, जैसे हम श्रृंगार लिखते हैं ना, तो ये वाला जो स्रा हमारा आता है ये किससे बना है, तो ये वाला हमारा तालव्य सा और रा को मिला करके ये हमारा सा बना हुआ है। ये भी हमारा किस व्यंजन की श्रेणी में आता है, संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आता है। हमने क्या देखा, हमने देखा वर्ण किसे कहते हैं, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के प्रकार देखा तो जो वर्ण हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, संस्कृत में इनके बारे में कहा गया है स्वयं राजते इति स्वरा, अर्थात जो स्वयं से ही विराजमान होते हैं, जिनको उच्चारित होने के लिए किसी अन्य स्वर या किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर होते कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर तथा तीसरा हमारा है प्लत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, ये लिखा है हम छोटी मात्रा, जिनको बोलने में धीरे से हम लोग बोलते हैं ना, कम हल्के से बोलते हैं, वो हमारा ह्रस्व होता है। थोड़ी सी लंबी आवाज़ खींचनी पड़ती, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, दीर्घ स्वर होते हैं। तथा प्लुत स्वर हैं जिसमें 3 मात्राएं होती हैं, दीर्घ स्वर से ज़्यादा भी इनको उच्चारित होने में समय लगता है, जिसका एग्जाम्पल है ओम। हम लोग ओम पढ़ते हैं ना, तो 2 मात्राओं से ज़्यादा इसमें समय लग रहा है, इसलिए ओम हो गया। व्यंजन देखते हैं तो जो व्यंजन है इनको उच्चारित होने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो व्यंजन 4 प्रकार के हैं। स्पर्श व्यंजन है, संख्या कितनी है, 25 है। का से लेकर के माँ तक के व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से व्यंजन आते हैं, या अलावा ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी है, 4 है। इसमें कौन कौन से आते हैं, सा शा शा हा। संयुक्त व्यंजन, ये क्या होते हैं, 2 व्यंजनों के योग से जो बनते हैं हमारे कौन से व्यंजन कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से वर्ण इसमें आते हैं, तो का और सा को मिला करके हमारा कौन सा अक्षर बनता है, छा बनता है। जा और इया को मिला करके क्या बनता है, ज्ञा बनता है। ता और रा को मिला करके त्रा बनता है। एक और हमने वर्ण देख लिया, अपना अक्षर देख लिया, जो स्रा है, इसको सा और रा को मिला करके हमारा क्या बन रहा है, स्रा बन रहा है। इनसे नहीं ज़्यादा तो आपको एक प्रश्न तो मिल ही जाएगा, हर बार एग्जाम में इनसे एक आध प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। हम ऐसे ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल क्लासेस लेके आते हैं। अगर कोई आप लोगों को समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम उसको और अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्ज़ाम क्रैक विद शशि। उसमें आपको क्विज भी मिलेगी, PDF भी मिलेगा, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमें कितना मोटिवेशन मिलता है, वो जिससे हम क्या करते हैं और भी आप लोगों के लिए अच्छा करने के लिए प्रेरित हो पाते हैं और भी बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो वर्णों का उच्चारण है, वर्णों का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण।
वर्णों का उच्चारण जो है ये कहाँ से होता है, ऐसे कितने वर्ण हैं। वर्णों के उच्चारण से आपको एक प्रश्न जो है यूपीटीटी में ज़रूर मिलेगा। आप ये बात नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम दे के आना और तब बताना ज़रूर कि प्रश्न आया था या नहीं आया था। जो पिछला हमारा पेपर कैंसिल हो गया था लीक होने की वजह से, उसमें भी हमारा आया था कि वा का उच्चारण स्थान क्या है। तो हम देख लेते हैं कि जो वर्णों का उच्चारण स्थान है ये क्या क्या होता है, जिसमें पहला हमारा है कंठ। कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण। अब हम इनको याद कैसे करेंगे, कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण। अगर हम ऐसे बताएं का खा गा घा अंगा, छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, हा हो गया, विसर्ग हो गया, इतना याद करने में हमको दिक्कत होगी। तो आप एक ट्रिक याद करिए ना, कुछ चीज़ों में संस्कृत में बहुत अच्छे अच्छे सूत्र दिए गए हैं, एकदम आप उनको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे क्या है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। और अभी एक चीज़ आपको हम बताना भूल गए हैं, फिर से वो समझ लीजिए, तो ये समझने में आपको बहुत ज़्यादा मतलब सहायता मिलेगी। जो ये का से लेकर के अंगा होता है, चा से लेकर के इया होता है, टा से लेकर के अड़ा होता है, ता से लेकर के ना होता है, और पा से लेकर के माँ। इनको जो हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ना, तो क्या बोला जाता है, का वर्ग, और इन्हीं को कु से भी डिनोट किया जाता है। इसे चा वर्ग और चू से भी डिनोट किया जाता है। इसे टा वर्ग तथा टू से भी इसे ता वर्ग तथा तू से, और इसे पा वर्ग तथा पू से। का वर्ग की बात हो तो भी किसकी बात हो रही है, का खा गा घा अंगा की हो रही है। कू की बात हो तो भी किसकी बात हो रही है, का खा गा घा अंगा की हो रही है। चा की बात हो तो चाचा चाचा इया, चू की बात हो तब भी चाचा चाचा इया। ऐसे ही ये जो जितने भी हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, इनको एक छोटे से अक्षर के माध्यम से का वर्ग या पू, चा वर्ग या चू, ऐसे करके इनको डिफाइन किया गया है। तो हम देख लेते हैं इसका जो फॉर्मूला है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, इतना बस आप याद कर लीजिए। आ से क्या हो गया हमारा, छोटा आ तथा बड़ा आ। कू का मतलब, ये देखो यहाँ भी हमने बताया था, कू का मतलब किससे लगाया जाएगा, का खा गा घा अंगा। अर्थात जो कू है ये किसको डिनोट कर रहा है, का खा गा घा अंगा। हा तो हा ही है, और विसर्जनीय किसको डिनोट कर रहा है, विसर्गों को कर रहा है। अर्थात छोटा आ, बड़ा आ, का खा गा घा अंगा, हा और विसर्ग किससे उच्चरित होंगे, कंठ से होंगे। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, छोटा आ, बड़ा आ, हा, का खा गा घा अंगा और विसर्ग किससे उच्चरित होंगे, कंठ से उच्चरित होंगे। दूसरा जो हमारा है ये दूसरा जो है इचू यशा डस्टर क्या हो गया, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। ई से क्या कौन कौन से वर्ण आएंगे इसमें, छोटी ई तथा बड़ी ई दोनों आ जाएंगे। देखो फिर यहाँ पर चू आया है, चू का मतलब क्या होगा, चाछा जाझा इया। चू का मतलब क्या होगा, चाछा जाझा इया। तो जो चू है इसमें कितने वर्ण आएंगे, चा छा जा झा इया, और क्या होगा इया, या तथा ये वाला जो शा होगा,
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तालव्य शा। इसीलिए क्यों बोला जाता है इसको तालव्य शा, क्योंकि ये तालु से उच्चरित होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि कौन सा शा, या तो शलजम वाला शा बोल देते हैं, या तालव्य शा या तालव्य शा बोलते हैं। तो तालव्य शा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये तालु से उच्चरित होता है, इसलिए इसको तालव्य शा बोला जाता है। तो जो हमारे तालु से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं, छोटी ई, बड़ी ई, चचा जाझा इया या तथा ये वाला शा, ये किससे बोले जाएंगे, तालु से बोले जाएंगे। कितना छोटा सा आपको एक चीज़ बस लर्न कर लो, ईचू यशानाम तालु, ये आपका संस्कृत में भी आता है, हिंदी में भी आता है। तो एक ही क्लास में हमारा हिंदी भी कवर हो रहा है और संस्कृत भी कवर हो रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा है तीसरा, चलो लिखा रहने दें। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा है, तीसरा हमारा क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु में क्या क्या आ जाएगा, री तथा बड़ी री भी आ जाएगी, टू, फिर से टू आया है, टू का क्या मतलब हो गया, टाठा डाढ़ा अड़ा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, टा ठा डा ढा अड़ा। रा आ जाएगा इसमें, रा तथा सा, ये वाला जो सा है ये भी किस में आएगा, इसमें आ जाएगा ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा तथा री भी इसमें आ जाएगी, री टू, हाँ ये आ गया री री र, ये हो गया मूर्धा हमारा हो गया पूरा। तो इसको याद करने में कितनी सुविधा है, बस इतना याद करो, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। री टू मतलब टाठा टाठा अड़ा, र और शा, ये किससे बोले जाएंगे, मूर्धा से बोले जाएंगे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, बस एक वाक्य तैयार कर लो, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा। और हमारा क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ये कवर हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा ऋतु लशानाम दंता। यहाँ पे 4th नंबर हम लोग देखते हैं, ऋतु लशानाम दंता। ऋतु लशानाम दंता, री में क्या आ जाएगा, ये वाला री हो जाएगा री, और तू मतलब ता था दाधा ना, इससे क्या होगा, ता था दा धा ना, ता था दा धा ना। और क्या आएगा, ला आएगा, ला तथा ये सा भी आएगा। इस सा को हम लोग दंती सा के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये दंत से उच्चरित होता है, इसलिए इस सा को हम लोग किस सा के नाम से जानते हैं, दंती सा के नाम से जानते हैं। ऋतु लशा नाम दंता, री हो गया, तथा दधना हो गया, ला हो गया और शा हो गया, हमारे किससे उच्चरित होंगे, दांत से उच्चरित होंगे। ऋतु लशा नाम दंता, आप लोग 4-5 बार इसको बोलिएगा, अपने आप ही याद हो जाएगा। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम री ता था दाधा ना ला शा ये किससे बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं। जरा सा भी दिक्कत हो गई हम लोग भूल गए, लेकिन अगर इसको हम लोग याद कर लेंगे, समझ लेंगे कि तू का क्या मतलब होता है, ता था दाधा ना पूरा लगाया जाता है, तो हम इसको आसानी से कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 5वां है हमारा उपु मध्य मानीय नाम ओष्ठः। ओष्ठः, उपु मध्यमानीय नाम ओष्ठः। ऊ से क्या हो गया, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। पू से क्या हो गया, पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा।
और क्या होते हैं ये मध्यमानी क्या होते हैं, ऐसे ऐसे करके जो पा पर लगते हैं तथा ऐसे ऐसे करके जो फा पे। ये क्या हमारे किससे बोले जाएंगे, ओष्ठ से बोले जाएंगे। तो अगर ओष्ठ से बोले जाने वाले या उच्चरित होने वाले वर्णों के बारे में पूछा जाए तो ये हमारे हो गए छोटा ऊ बड़ा ऊ पाफा बभा माँ, और ये हमारे क्या हो गया मध्यमानी हो गए। अब इसको अगर हम ऐसे याद करेंगे तो इतने सारे वर्ड हैं, भूल सकते हैं, कब तक रट्टा मारेंगे। तो अगर हम इसको पढ़ लें, सूत्र याद हो जाए तो हमें आसानी से याद हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा उच्चारण है वो हमारा है यम गणनम नासिका। ओह सॉरी, इसको इरेज कर दिया, कोई नहीं, आप लोग तो समझ ही गए होंगे। यम गड़ गड़ यम गड़ नम नासिका च। अर्थात इससे साफ पता चल रहा है कि इसमें वर्णों के कौन से अक्षर आए हुए हैं। तो जो वर्ग हैं हमारे, इनका 5वां अक्षर आया हुआ है। इया हो गया, माँ हो गया, अंगा हो गया, अड़ा हो गया, ना हो गया, किससे उच्चरित होंगे, नासिका से होंगे। तो अगर नासिका से उच्चरित होने वाले वर्णों को देखा जाए तो इया हो गई हमारी, माँ हो गया, अंगा है, अड़ा है तथा ना है। ये जो जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं हमारे, उनका जो 5वां वर्ण होता है वो क्या है, यही वर्ण हमारे 5वें होते हैं। तो जितने भी 5वें वर्ण हैं हमारे स्पर्श व्यंजनों के, वो किससे उच्चरित किए जाएंगे, तो वो हमारी नासिका से किए जाएंगे। कुछ और बचे हुए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में कम शब्दों में आपको ज़्यादा समझाने का मैंने प्रयास किया है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। एग्ज़ाम दे के आइएगा तो सभी लोग बताइएगा ज़रूर कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए एग्ज़ाम क्रैक विद शशि, उसी पर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु का क्या मतलब है, ए में हो गया ए तथा आए, ये दोनों किससे बोले जाएंगे, कंठ और तालु दोनों को मिला करके इन दो वर्णों का उच्चारण होता है, इसलिए इनको ए दैतो कंठ तालु बोला जाता है। दूसरा हमारा है ओ दौतो कंठोष्ठम। ओ दौतो कंठ ओष्ठम। ओ दौतो कंठोष्ठम, हमें इस पर नहीं जाना है, जैसे कि यहाँ इसका क्या था, कुछ भी कोई भी वर्ण इससे नहीं लिया गया है, वैसे इसमें ओ है, ओ का मतलब ओ तथा आओ, ओ तथा आओ, ये किससे बोले उच्चरित होंगे, तो ओ तथा आओ कंठ तथा ओष्ठ दोनों को मिला करके उच्चरित होते। ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठोष्ठम, ये आप लोग लर्न कर लीजिए, हो जाएगा। तीसरा है हमारा वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठम, दंतोष्ठम। वकारस्य वा किससे बोला जाएगा, वा बा नहीं है, ये वा है, किससे बोला जाएगा, दंत तथा ओष्ठ से बोला जाएगा। और हमारा लास्ट बचता है नासिका, नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य, अनुस्वार ही हमारा बचा था पूरे स्वरों में, तो नासिका अनुस्वार से, ये जो अनुस्वार की बिंदी होती है ये किससे उच्चरित होगी, तो नाक से होगी। ये था हमारा आज का क्लास। आई होप आपको 2 या 3 प्रश्न हिंदी या संस्कृत दोनों में मिल जाएंगे। इससे आप लोग इसको एक बार देखिएगा तथा दोबारा भी ज़रूर देख लीजिएगा। अगर समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।